हेलो स्टूडेंट्स, ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा था इसलिए सेम क्वेश्चन को मैंने नीचे लिख दिया। क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। यहाँ कुछ आयंस दिए हुए हैं, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है हमें। तो हम देखेंगे कि बिना कैलकुलेशन किए कैसे हम नेट ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम किसी आयंस का आसानी से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ये सारे आयंस का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखना होगा, और अगर इनमें से किसी दो आयंस का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सेम आ जाते हैं तो उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आ जाए। तो सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें उससे पहले हम क्रोमियम और Fe2+ यानी क्रोमियम 2+ और Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखते हैं। तो ये हम देखें, बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है ना। इसका वैलेंस सेल की बात करें तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम Cr2+ आयंस कब क्रिएट होगा, जब वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। 3D में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब ये 3D में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो कि अनपेयर्ड है ना, क्योंकि सिंगली फील्ड है इसलिए अनपेयर्ड है। तो क्रोमियम के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 4 आ गया। वहीं यानी क्रोमियम 2+ के केस में है ना। वहीं हम आयरन की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d6। अब Fe2+ आयन की बात करें तो फिर से ये वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Fe2+ आयन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा Fe2+ आयन है ना। तो हम ये अगर वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन फिर से ये इसमें फिल हो जाएगा। ये तो पेयर हो गया। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में काउंट ही नहीं करते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा वास्ता होता है। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो आयरन 2+ यानी Fe2+ के केस में भी n बराबर आ गया 4, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया ये दोनों आयंस का। तो अब हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू n इंटू n+2 का ओवर रूट। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, दोनों केस में यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, तो ओवरऑल जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है सेम आ जाएगा है ना। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि कौन से 2 आयंस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो अगर ये जितने यहाँ 5 आयंस दिए सारे का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखें तो सारे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफर कर जाएगा। सिर्फ ये डी में जो है Fe2+ और Cr2+ का जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे है ना। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएगा, इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे 1। तो इस प्रकार सिर्फ बी और डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, इसलिए इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो बी और डी का सेम आ जाएगा, बी और डी का सेम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये बी और डी था, तो बी और डी देखते हैं कौन से ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर 3 में बी और डी दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी। ऑल द बेस्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। और यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, केपी और केसी है क्या, उसके बाद कौन से कंडीशन में एक केपी और केसी इक्वल होंगे और कौन से कंडीशन में नहीं। तो अगर हम केपी और केसी के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करें तो केपी बराबर होता है केसी इंटू RT टू द पावर डेल एन, जहाँ डेल एन जो है ना डिफरेंस बताता है सम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट मोलिकुल्स माइनस सम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट मोलिकुल्स का। अगर ये डेल एन का वैल्यू 0 हो जाए यानी नंबर ऑफ गैसेस मोलिकुल जो कि प्रोडक्ट साइड है और नंबर ऑफ गैसेस मोलिकुल जो कि रिएक्टेंट साइड है, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उस केस में डेल एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे, मान लो प्रोडक्ट के साइड 2 गैसेस मोलिकुल और रिएक्टेंट के साइड भी 2, तो 2 में से 2 माइनस होकर 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में डेल एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। और किसी भी टर्म पर पावर अगर 0 हो जाए, ये पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या होता है, तो अगर ये डिफरेंस 0 हो जाए तो ये डेल एन का वैल्यू है सो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ओवरऑल ये जो RT है कांस्टेंट है, R जहाँ गैस कांस्टेंट है और T है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पर पावर 0 हो जाएगा तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना। और उस केस में कहने का मतलब है इस केस में अगर ये डेल एन का वैल्यू 0 आ जाएगा तो RT का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये 1 इंटू KC, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उस केस में KP बराबर KC हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन में देखें तो यहाँ प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट के साइड एक हाइड्रोजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें प्रोडक्ट साइड गैसेस मॉलिक्यूल्स 2 हैं और यहाँ भी 2 है ना। तो इस केस में जो है
डेल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखें इसके केस में भी तो 1 और 1, यानी 2 प्रोडक्ट साइड गैसेस मॉलिक्यूल्स है और यहाँ रिएक्टेंट के साइड भी 2 है। तो फिर से प्रोडक्ट के साइड 2 मॉलिक्यूल्स हुआ और रिएक्टेंट के साइड 2, तो 2 में से 2 जाएगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। क्या डेल एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो के पी बराबर के सी यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। लेकिन इसके रिएक्शन 3 में देखें तो यहाँ एक और एक यानी 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि गैसेस स्टेट में, और यहाँ रिएक्टेंट के साइड एक ही मॉलिक्यूल है जो कि गैसेस स्टेट में। तो इस केस में अगर हम रिएक्शन नंबर 3 के केस में डेल एन का वैल्यू फाइंड आउट करें तो हो जाएगा प्रोडक्ट के साइड 2 गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, रिएक्टेंट के साइड 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी इस केस में जो है रिएक्शन नंबर 3 के केस में डेल एन का वैल्यू 0 नहीं हो पा रहा, इसका वैल्यू हो जा रहा है 1, और आर टी पर पावर जो 1 पुट करेंगे तो आर टी वैल्यू हो जाएगा, और उस समय जब आर टी और के सी का प्रोडक्ट के सी इंटू आर टी होगा, यानी के पी बराबर के सी नहीं हो पाएगा रिएक्शन 3 के केस में। रिएक्शन 4 की बात करें तो फिर से क्या है, यहाँ 2 प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ एक और फिर यहाँ एक, इस साइड भी 2 है, तो फिर से डेल एन का वैल्यू 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में फिर से क्या हो जाएगा, डेल एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आर टी का ओवरऑल वैल्यू 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, और तो 1 इंटू के सी बराबर के सी हो जाएगा और के पी बराबर के सी हो जाएगा, है ना। तो रिएक्शन 1, 2 और 4 के केस में चूंकि डेल एन का वैल्यू 0 आ जा रहा है, इसलिए के पी बराबर रिएक्शन 1, 2 और 3 के केस में के पी बराबर के सी आ जाएगा। लेकिन रिएक्शन 3 के केस में क्या होगा, के पी बराबर के सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में रिएक्शन 3 के केस में डेल एन का वैल्यू जो है सो 0 नहीं हो पा रहा। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन नीचे है सॉल्यूशन, यहाँ ये फार्मूला लगाएं। और रिएक्शन नंबर 1 के केस में देखिए प्रोडक्ट के साइड ये 2 गैसेस मॉलिक्यूल है, तो प्रोडक्ट के साइड 1 + 1 यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक H2, और फिर रिएक्टेंट के साइड भी 1 और 1, तो इसका भी दोनों का समीशन कर दिया, 2 में से 2 गया तो 0, यानी डेल एन का वैल्यू हो गया 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ 0 पुट करेंगे डेल एन की जगह पर, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। आर टी का वैल्यू, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट पर पावर अगर क्या हो, किसी भी टर्म पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आ जाता है। तो आर टी का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 इंटू के सी बराबर के सी हो जाएगा, है ना। एक से किसी भी संख्या को या तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू डिफर नहीं करता, उसका वैल्यू वही रह जाता है ना। तो इसलिए यहाँ आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस केस में के पी बराबर के सी हो जाएगा। रिएक्शन 2 के केस में देखें तो यहाँ फिर से एक और ये 2, रिएक्टेंट के साइड 2 गैसेस मॉलिक्यूल, तो ये प्रोडक्ट के साइड है 2 और रिएक्टेंट के साइड फिर 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, है ना। तो फिर से ये 0 हो गया, यानी के पी बराबर के सी इस केस में भी हो जाएगा। और रिएक्शन 3 के केस में देखें तो फिर से क्या था, रिएक्शन 3 के केस में ये 1 और यहाँ भी 1 है, 2 हो गया, और यहाँ रिएक्टेंट के साइड 1, यानी प्रोडक्ट के साइड 2 गैसेस मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के साइड 1, तो ओवरऑल जो ये डिफरेंस आ रहा है सो 1 आ जा रहा है, 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए के पी बराबर के सी यहाँ नहीं हो पाएगा, है ना। और तो ये करेक्ट आंसर हो गया। रिएक्शन 4 की बात करें तो फिर से इस केस में प्रोडक्ट के साइड 2 गैसेस मॉलिक्यूल है और रिएक्टेंट के साइड 1 और 1, 2 गैसेस मॉलिक्यूल है यहाँ, तो फिर से 2 में से 2 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा डेल एन का वैल्यू, और इस केस में भी के पी बराबर क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 3 है। क्वेश्चन में पूछ रहा था किस केस में के पी बराबर के पी बराबर के सी नहीं है, तो रिएक्शन 3 के केस में के पी का वैल्यू के सी के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन 3। ऑल द बेस्ट। हाय स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो नीट 2024 में पूछा गया। इसमें लिस्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए और लिस्ट 2 में उसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो लिस्ट 1 में जो क्वेश्चंस हैं उसको लिस्ट 2 में दिए गए करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल्स ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को Mn2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह ये C और D में भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ H2O को 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करना है ना। तो हम देखें यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, है ना। कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें तो 2 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। तो 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए अब हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे ऑफ चार्ज होता है, 1 फैराडे ऑफ चार्ज होता है ना। तो 1 मोल ऑक्सीजन को
1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फाराडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फाराडे ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो पहला का आंसर हो जाएगा 1 यानी 2 फाराडे, यानी पहला को हम लोग मैच करेंगे 2 के साथ, है ना। अगेन 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को Mn2+ में कन्वर्ट करना है, तो फिर से इसका रिएक्शन की बात करें तो MnO4 में एक ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो यहाँ Mn पर जो चार्ज है वो कितना है +7। कैसे? क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -8 होना चाहिए, बट माइनस चार्ज पहले से प्रेजेंट है, एक माइनस चार्ज, तो ओवरऑल ऑक्सीजन पर -7 चार्ज हुए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ -7। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए Mn पर जो चार्ज होंगे +7, इसलिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +7। तो इस केस में यहाँ Mn जो है सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, डिफरेंस है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी 1 मोल MnO4 को Mn+ में कन्वर्ट करने के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि 1 मोल MnO4 को Mn2+ में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 1 फैराडे होता है, तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 5 फैराडे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फैराडे, अर्थात इसको मैच करेंगे हम 4 के साथ, 5 फैराडे, है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा है 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, यानी ये मोल्टेन CaCl2 है, इससे हमें कैल्शियम प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या रिएक्शन होगी, यहाँ देखते हैं, ये CaCl2 है ना, इसको Ca में, अब CaCl2 में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, क्योंकि क्लोरीन पर -1 होता है और 2 क्लोरीन है, इसलिए टोटल -2 हो जाएगा। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कैल्शियम पर +2 चार्ज होंगे, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब ये जो CaCl2 में जो कैल्शियम है वो Ca2+ के रूप में, और इसको Ca में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यानी 2 फैराडे ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब तीसरा यानी सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा 2 फैराडे, लेकिन 2 फैराडे नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम बन रहा है मोल्टेन CaCl2 से। तो 1 मोल कैल्शियम 2 फैराडे ऑफ चार्ज के हेल्प से बनता है, तो इतना मोल ऑफ कैल्शियम कैसे बनेगा, तो 2 × 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 3 फैराडे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैराडे, है ना। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा, ये पहला का मैच था 2 फैराडे, दूसरा का था 5 फैराडे, और तीसरा का हो गया 3 फैराडे। अब इसी तरह डी की बात करें तो यहाँ FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O3 में, फिर से रिएक्शन देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, +2 है, और ये जा रहा है, ये टोटल -6 होगा, और यहाँ +6 और एक आयरन पर हो जाएगा +3, यानी एक आयरन का जो एटम है +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है ना। तो एक ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, उस समय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो चार्ज कितने हो जाएंगे 1 फैराडे। ये तो 3 कॉफिशिएंट है, बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ FeO 1 मोल ऑफ FeO को ही कन्वर्ट करना है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, यानी 1 का है 2 और 2 का है 4 और C का है 1 और D का है 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। 1 का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। ऑल द बेस्ट। अगला क्वेश्चन फैलिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है फैलिंग सॉल्यूशन A इज, अर्थात इनमें से कौन सा फैलिंग सॉल्यूशन A है। तो फैलिंग सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो फैलिंग सॉल्यूशन A और B
जो है दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्वेश्चन फैलिंग सॉल्यूशन ए के बारे में पूछ रहा है। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता क्या है? तो अगर हम फैलिंग सॉल्यूशन ए की बात करें तो एक्वस कॉपर सल्फेट को हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए कह देते हैं। CuSO4 5H2O, इसको जब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए का नाम देंगे, उसे हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए कहेंगे। वहीं फैलिंग सॉल्यूशन बी की भी साथ में बात करें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम लोग रॉसेल साल्ट कहते हैं, वो फैलिंग सॉल्यूशन बी है। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर CHCOO माइनस Na+, COO माइनस पोटेशियम प्लस, और यहाँ 2 OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप। इसका पूरा नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये इसी को हम लोग रॉसेल साल्ट कहते हैं और इसे हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन बी भी कहते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन बी, है ना। तो ये फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला देते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसे नाम देते हैं हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन। और इस फैलिंग सॉल्यूशन का प्रयोग हम लोग अल्डिहाइड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में करते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने बताया फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है सो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, और वहीं फैलिंग सॉल्यूशन बी की बात करें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, जिसे रॉसेल साल्ट भी कहते हैं। और फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है जिसका कलर डीप ब्लू होता है, तो डीप ब्लू कलर होने का कारण क्या है? कॉपर 2 आयंस का प्रेजेंट होना, है ना। आगे हम लोग रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, ये फैलिंग सॉल्यूशन जो है सो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो खुद है Cu2+ आयन, है ना, वो क्या रिड्यूस हो जाता है Cu+ आयन में। Cu2+ आयन खुद Cu+ आयन में रिड्यूस हो जाता है और सॉल्यूशन का जो डीप ब्लू कलर है वो ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu2, जहाँ यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, है ना। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ देखें ये अल्डिहाइड जो है सो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वहीं कॉपर 2+ आयन जो है सो कॉपर प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉपर का रिडक्शन हो गया और ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया, और ये Cu2 जो है Cu2O का कलर जो है सो ब्रिक रेड होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फैलिंग सॉल्यूशन ए के रिगार्डिंग पूछ रहा था, तो फैलिंग सॉल्यूशन ये जो है सो कॉपर यानी एक्वस कॉपर 2 सल्फेट को हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है सो एक्वस कॉपर सल्फेट को कहते हैं, और फैलिंग सॉल्यूशन बी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रॉसेल साल्ट कहते हैं, इसे फैलिंग सॉल्यूशन बी नाम दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑल द बेस्ट। अगला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है, जो कि नीट 2024 में पूछा गया है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन। तो द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, बोल रहा है कि अगर 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 25 ml और 0.75 मोलरिटी वाले HCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेफ्ट यानी बच जाएगा अनरिएक्टेड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। ये रियल क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैंने नीचे टाइप कर दिया है ना। ये लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये 4 ऑप्शंस थे, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमें बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच यहाँ रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन रहा। NaOH बेस है, HCl एसिड है, तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। यहाँ कॉफिशिएंट की बात करें तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सारी जगह कॉफिशिएंट 1 है। तो अब हम सबसे पहले ये मोल्स है ना, कॉफिशिएंट इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है, तो हम सबसे पहले ये जो गिवन मास है उसके बेसिस पर कितने मोल्स बन रहे हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो है सो 40 ग्राम पर मोल होता है। तो 1 ग्राम को 40 ग्राम पर मोल से डिवाइड करें तो 0.025 मोल्स आ जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है वो है 0.025 मोल्स। वहीं HCl की बात करें तो इसका मास ना देकर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोलरिटी 0.75। तो ये वॉल्यूम ml में दिया था, तो सबसे पहले जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है m = n/v, जहाँ v इन लीटर होना चाहिए, है ना, लीटर में होना चाहिए। तो ये लीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इतना लीटर हो गया, मोलरिटी दिया हुआ है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये 1 होगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n बराबर हो जाएगा m × ये वॉल्यूम, है ना। तो अब यहाँ से यानी मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो इस केस में यहाँ HCl का जो मोलरिटी और वॉल्यूम जो लीटर में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.01875 मोल्स आ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मोल्स पता चल गया जो कि 0.025 मोल्स है, और HCl का भी नंबर ऑफ मोल
जो गिवन है मास के सहायता से ये निकल गया और मोलरिटी और वॉल्यूम की हेल्प से ये निकल गया। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, इतने मोल्स गिवन है। अब क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो मोल्स आए सोडियम हाइड्रोक्साइड का और HCl का, इसको क्या करते हैं हम लोग, जो बैलेंस्ड रिएक्शन है उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, और जो रेशियो स्मॉल आता है, स्मॉलेस्ट रेशियो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ हम NaOH की बात करें तो इसका हमें मोल आया है NaOH 0.025 और इसका कॉफिशिएंट 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.025 ही आएगा। और यहाँ HCl की बात करें तो इसके नंबर्स ऑफ मोल्स आए हैं 0.01875 है ना, 0.01875। इसका भी कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, 1 है, तो यहाँ भी 1 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा 0.01875 है ना। तो ये वैल्यू छोटा लग रहा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब ये HCl का वैल्यू छोटा आ रहा है, इसका मतलब HCl जो हमारा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब देखें कि इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा है ना। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है यानी HCl, इतना मोल HCl यानी 0.01875 मोल ऑफ HCl 0.01875 ऑफ हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा, कितना 0.01875 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज हो जाएगा, हो पाएगा रिएक्शन में, और कुछ जो मोल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे क्योंकि एक्सिस में प्रेजेंट है NaOH। और इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बताता है कि ये दोनों आपस में 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं ना। तो जो HCl के 0.01875 मोल्स के साथ सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.01875 मोल ही रिएक्ट कर पाएगा। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल्स अनरिएक्टेड बच जाएगा, तो अगर हम ये लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता चल गया, वैसे ये HCl है क्योंकि रेशियो मैंने फाइंड आउट किया तो ये कम अमाउंट में था। अब ये NaOH चूँकि एक्सेस रिएजेंट है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कितना अमाउंट NaOH का अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनिशियल मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसमें घटा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.025 था और उसमें सिर्फ 0.01875 मोल्स ही रिएक्ट कर पा रहे हैं, और इतना मोल्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो बचा रह जाएगा ना। इनिशियल मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जितने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं उसको घटा देंगे, तो कितने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड है यानी बच जाएंगे वो यहाँ दिख जाएगा। तो इतने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड हो जाएंगे। तो ये तो मोल्स है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके मोलर मास से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40, इसका लगभग 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो लगभग 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा है ना। तो इसको अगर इसके मोलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो अनरिएक्टेड जो नंबर ऑफ मोल्स बच रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के, उसको अगर हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा, तो 0.25 ग्राम आ जाएगा। और ये ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 मिलीग्राम आ जाएगा ना। तो यानी 250 मिलीग्राम जो है अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनरिएक्टेड रह जाएगा, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है 250 मिलीग्राम, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन था जो कि 2024 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुछ कंपाउंड्स के शेप और ज्योमेट्री से रिलेटेड। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स का ज्योमेट्री लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो इन कंपाउंड्स को उसकी ज्योमेट्री या तो उसके शेप के साथ हमें मैचिंग करवाना। तो सबसे पहले देखें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ देखें तो सबसे ये साइड एटम के रूप में हाइड्रोजन फ्लोरीन 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 दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन हमेशा ना एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो शेप है या ज्योमेट्री है वो हम विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम जो है नाइट्रोजन ब्रोमीन ये सारे का हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं और फिर उसके हेल्प से ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक्स से जानेंगे कि इन कंपाउंड का ज्योमेट्री बिना हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन के कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ चीज़ें ट्रिक के तौर पर आपको याद करनी होगी। ग्रुप नंबर 18 पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें ग्रुप नंबर 18 में ना नोबेल गैसेस होते हैं जिसका नाम है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, कीटोन, जेनॉन, ये सारी। अगर हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उसके वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर होते हैं। जैसे एक नियोन की बात कर लेते हैं, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 होगा। ये हमारा सेकेंड सेल जो है सो वैलेंस सेल है। यहाँ देखें ये 2s हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये 3 सारे के सारे पेयर्ड है 2p है। तो यहाँ टोटल हो गए 3 लोन पेयर और एक 4 लोन पेयर, वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर है। तो इसलिए ये नोबेल गैसेस जो है उसका वैलेंस सेल कंप्लीटली फेल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करना चाहता। लेकिन नियोन के केस में तो इसका एक्साइटेशन भी इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा सेल वैकेंट सेल नहीं है। लेकिन आर्गन, क्रिप्टॉन आदि के केस में इस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम लोग
बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे जेनॉन के केस में हम लोग देखेंगे, है ना। और यहीं अगर हम लोग बात करें, हम बात कर रहे थे लोन पेयर की, कितने लोन पेयर होते हैं किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के, तो 80 नंबर के जो ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इसके वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह आर्गन में भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के भी दिखाया, तो प्रत्येक के वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर हो जाएंगे। उसी तरह ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे, इन सारे के वैलेंस सेल में 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 और ये 3। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के भी देख सकते हैं, 3 लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। वहीं ग्रुप नंबर 16 वाले एलिमेंट्स की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो इन एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। और वहीं ग्रुप नंबर 15 की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सारे के वैलेंस सेल में 1 लोन पेयर होंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो ये याद रख लेना, ग्रुप नंबर 15 वाले सारे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 1 लोन पेयर, ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंस सेल में 2 लोन पेयर होंगे, 17 के 3 लोन पेयर, और ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस सेल में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 लोन पेयर होंगे। अगर ये इतना समझ गए तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शेप और ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत आसान है। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है NH3, यानी N यहाँ जो सेंट्रल आइटम है, साइड आइटम के रूप में 3 हाइड्रोजन, और मैंने बोला ये नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का है, तो इसमें 1 लोन पेयर होगा, तो ये नाइट्रोजन लिख दिया। और अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता तो 3 जो हाइड्रोजन आइटम ऐसे होते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर दूर होते हैं और 120 डिग्री के एंगल के साथ एक दूसरे के साथ दूरी पर होते हैं, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होती, ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री होती। लेकिन ये लोन पेयर के आने से क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा तो ये जो बॉन्डिंग है ये नज़दीक ना रह पाएगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बेंड कर देगा, और ये शेप इस इलेक्ट्रॉन पेयर के होने से क्या हो जाएगा, अमोनिया का शेप, NH3 का शेप लगभग ऐसे हो जाएगा, ये लोन पेयर इधर। अब ये जो रेगुलर जो ज्योमेट्री नहीं रहता है, अब ये ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होगा, है ना। तो ये अमोनिया का जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के कारण इसमें डिस्टॉर्शन हो गया। तो अमोनिया का शेप की बात करें तो ये रहा अमोनिया का शेप, है ना, 3D शेप भी देख सकते हैं आप। इसका एंगल जो है सो पहले तो 120 रहता अगर रेगुलर ज्योमेट्री रहता, लेकिन अब जो है सो इसका एंगल लगभग 107 डिग्री हो गया, और शेप जो है सो ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा, है ना। वहीं दूसरा जो एलिमेंट्स दिया हुआ है Br, ये दूसरा एलिमेंट है BrF5। तो यहाँ फिर से हम ये Br कौन से ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 में है, और मैंने बताया था ग्रुप नंबर 17 में प्रत्येक एटम पर 3 लोन पेयर होते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ग्रुप नंबर 17 में ये ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। ग्रुप नंबर 17 में ये ब्रोमीन आता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा 1, है ना। तो अगर ये एक बॉन्ड बना रहा होता तब तो इस पर 3 लोन पेयर होते, 1 2 3, लेकिन एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन अगर अगले सेल में जंप कर जाएगा, जैसे कि इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज ब्रोमीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 3D10 4s2 4p5, है ना। अब इसके ये वैलेंस सेल हो गए, 4th सेल, तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4p में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक बॉन्ड बना सकता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो, लेकिन इसमें 4d जो सब सेल है वो भी तो वैकेंट ही है ना। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये चाहे तो यहाँ जंप कर जाए एक्साइटेड स्टेट में, तो एक ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, और एक यहाँ। तो अब ये अगर एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन एक जंप करता है तो 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे, और एक और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो फिर 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर जो ऊपर वाले और 5 बॉन्ड बना सकता है, और लोन पेयर अब सिर्फ 4s वाले इलेक्ट्रॉन बचानी, एक ही लोन पेयर बच पाएगा। तो इसके केस की बात करें BrF5, तो ये 5 बॉन्ड बना रहा है यहाँ, जो F है ब्रोमीन के साथ, यानी फ्लोरीन जो है ब्रोमीन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ब्रोमीन में 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब अब जो इसमें लोन पेयर है वो एक ही बचे, क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के जंपिंग के कारण 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिसके कारण अब इसका क्या हो जाएगा, अब ये 5 बॉन्ड बनाएगा। अगर Br नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक ही बॉन्ड बनाता, लेकिन इसमें 5 बॉन्ड बना रहा है। अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होते तो इसका ज्योमेट्री क्या होता, रेगुलर, यानी ये पेंटागन होता है ना, रेगुलर पेंटागन। लेकिन चूंकि एक लोन पेयर भी बचा है तो फिर से इनके बॉन्डिंग में क्या करेगा, डिस्टॉर्शन लाएगा, और ये एक जो एटम है फ्लोरीन, एक क्या हो जाएगा, प्लेन से नीचे चला जाएगा। तो इसका इस डिस्टॉर्शन के कारण जो इसका शेप होगा वो होगा Br। 4 एटम्स तो प्लेन में रहेंगे, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा,
और एक जो है सो बॉन्ड पेयर नीचे की ओर आ रहा है। अब ये तो स्क्वायर बन रहा है, ये 4 बॉन्ड की हेल्प से, है ना, और एक जो बॉन्ड है वो नीचे आ गया। तो इसके कारण ना ये स्क्वायर और पिरामिड टाइप दिख रहा है ना, पिरामिड के टाइप का इसका शेप दिख रहा है। तो इसका जो शेप हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या है, तो ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ये लोन पेयर को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन शेप में हम लोग सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका शेप अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका हम लोग मैच करवा देंगे इसको स्क्वायर पिरामिडल के साथ, ये हो जाएगा इसका। अब HeF4 की बात करें तो ये जिनॉन ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है और इसके वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात किया था मैंने, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हम कहेंगे 0 होता है, एक भी लोन पेयर। तो जिनॉन के केस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 4 हो जाएंगे, है ना। एक लोन पेयर जो है सो जंप करेगा तो 2 बॉन्डिंग बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी टोटल अब बॉन्ड 4 होगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4। और अगर जिनॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तब भी उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बचेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो जो यहाँ क्वेश्चन में है HeF4 यानी जिनॉन जो है फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये जिनॉन लिखा हमने, 4 बॉन्ड दे दिया। एक ये बॉन्ड को एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन में अगर रख रहे हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ रखेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो। और 2 लोन पेयर एक ऊपर दिखा दिया और एक नीचे दिखा दिया। इस लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर आ गए यहाँ, जिसके कारण रिपल्शन तो ये भी करेंगे बॉन्ड पेयर के साथ, लेकिन जितना ही ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करके इस बॉन्ड को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये जो है नीचे की ओर जो लोन पेयर है नीचे से भी क्या कर रहा है, उतना ही रिपल्शन के साथ इस बॉन्ड पेयर को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ओवरऑल ज्योमेट्री जो है HeF4 के केस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो पाती और इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लानर ही रह जाता है, क्योंकि नीचे के साइड से जो लोन पेयर रिपल्शन शो कर रहा है ऊपर के साइड से भी उतने ही स्ट्रेंथ में रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ हो रहा है। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो स्क्वायर प्लानर, ये स्क्वायर प्लानर शेप बनेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर प्लानर। लास्ट बच गया HeF6। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ग्रुप नंबर 16 में, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो सल्फर पर भी कितना होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर पर 2 लोन पेयर होंगे। और ये जब 2 लोन पेयर होगा तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा होगा, है ना। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में सल्फर के जो है फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है सल्फर के साथ फ्लोरीन। लेकिन सल्फर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के रूप में, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो 2 और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, ताकि टोटल अब 4, और ये भी लोन पेयर यूज हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में जाकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 बॉन्डिंग होगा इस केस में, HeF6 के केस में। तो इसके केस में अगर कहने का मतलब सारे लोन पेयर्स जो हैं सो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं आफ्टर एक्साइटेशन, यानी यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं बचा। तो जहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है वहाँ ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। तो सल्फर का ज्योमेट्री रेगुलर होगा। सल्फर के चारों ओर कितने बॉन्ड्स होंगे, 6। तो 1 2 3 4, ये 4 जो बॉन्ड है एक ही प्लेन में बनाएंगे, ठीक है। और एक जो है सो बॉन्ड ऊपर दिखा देंगे, एक बॉन्ड नीचे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ये जो ज्योमेट्री हो गई वो कैसी ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, यानी नंबर 3 के साथ मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑल द रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है, जो कि नीट 2024 में पूछा गया। तो यहाँ बोल रहा है जब Mn3 स्पीसीज Mn2 प्लस स्पीसीज में कन्वर्ट होगा तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू मोर पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू जब क्रोमियम 3+ आयन क्रोमियम 2+ आयन में कन्वर्ट होगा और आयरन 3+ आयन आयरन 2+ में कन्वर्ट होगा उसके कंपैरिजन में। तो इसका 4 ऑप्शंस दिया है, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस इसके मोर पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है उसको मोर पॉजिटिव करने में इन 4 ऑप्शंस में से किसकी भूमिका है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के माध्यम से इसका रियल आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले Mn मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 25 और नॉर्मल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar4s2 3d5 होता है। अगर Mn 3+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी यहाँ अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये देखो 3d4 है ना, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 3d यानी Mn3+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d4 से 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर लेगा। यहाँ ये 3d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया 3d5 ये हाफ फील्ड है, डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो Mn3+ Mn2+ में कन्वर्ट होने के टुवर्ड्स
हाई टेंडेंसी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और इसका मतलब है Mn3+ आयंस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अधिक होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर रहा है। और अगर किसी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी है ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसलिए Mn3+ आयन Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर रहा है। इसलिए Mn3+ स्पेसीज जब Mn2+ स्पेसीज में कन्वर्ट होता है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है। जबकि इन दोनों की बात करें, जब Cr3+ Cr2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसके केस में है कि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रोमियम का वो है Ar4s1 3d5। अब यहाँ क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी यहाँ 3d3 बचेगा। अब ये 3d3 जो है क्रोमियम 3+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, 3d4 में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन नहीं करता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो क्रोमियम 3+ आयन का 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब पहले के कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कमी होगा। और वहीं अगर जब आयरन 3+ आयन आयरन 2+ आयन में कन्वर्ट होगा, तो सबसे पहले हम आयरन की बात करें, इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar4s2 3d6 होता है। Fe3+ आयन की बात करें, इसका मतलब आयरन का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 4s से 2 और 3d6 से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 3d5 बचेगा। तो ये जो है Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो 3d5 है, ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसका और भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एबिलिटी होगी नहीं, टेंडेंसी और भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो ये और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। यानी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, इसलिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का भी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव होगा, है ना, यानी कम होगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था कि ये क्रोमियम 3+ आयन से 2+ आयन में जा रहा है और ये Fe3+ आयन से Fe2+ आयन में रिड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो Mn3+ आयन से Mn2+ आयन में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो क्यों? क्योंकि ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो कि नीट केमिस्ट्री 2024 में पूछा गया है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो लिस्ट 1 में कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के नाम है और लिस्ट 2 में कुछ एप्रोप्रिएट कंडीशन दिए हुए, तो उस एप्रोप्रिएट कंडीशन के साथ हमें मैच करवाना है। तो हम जानेंगे इन प्रोसेस का डेफिनेशन भी और उससे कुछ इमेज के हेल्प से हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो वैसा प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ सब्सटेंस रखें। इनिशियल हमारा जो प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। आफ्टर टाइम T हीट करने के बाद अगर इस सिस्टम का जो प्रेशर V2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, बट टेम्परेचर T1 ही रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला का जो एप्रोप्रिएट कंडीशन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है आइसो मतलब एक जैसा, कोरिक मतलब वॉल्यूम, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस वेयर द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ वॉल्यूम ही कांस्टेंट रह जाए सिस्टम का, वैसे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास दो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम को हीट कर रहे हैं, बट ये जो कंटेनर है चारों तरफ से पैक है। हीट करने के बाद जनरली गैसेस होती क्या है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है हीट करने के बाद, लेकिन चूंकि यहाँ इसको एक्सपेंड होने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस है नहीं, तो हीट करने के बाद भी इसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है वो अपना प्रेशर रिलीज कर पाता है। लेकिन इस केस में तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो सारा का सारा टेम्परेचर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर मान लो P1 था, वॉल्यूम जो यहाँ V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इसको हीट करने के बाद प्रेशर तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा, T2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम V1 ही रहेगा, वॉल्यूम V1 ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसकी बात करें तो इसका एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होगा, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डी जो है सो आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, तो वैसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। अच्छा, आइडियाबैटिक प्रोसेस से पहले आइसोबारिक प्रोसेस हमने नहीं देखा। तो आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसो मतलब होता है एक जैसा और बार का मतलब होता है प्रेशर। तो वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर
इस प्रोसेस हीटिंग के प्रोसेस के दौरान प्रेशर में कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अ प्रोसेस वेयर द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की बात करें हम, ये फिगर को देखें, इस अगर इसके इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, यानी इसका मान लें इनिशियल जो प्रेशर है P1 है, इस प्रोसेस का P1 इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। फाइनली जो इसका प्रेशर है वो कांस्टेंट यानी P1 ही रह जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा बढ़ के और टेम्परेचर T2 हो जाएगा, लेकिन ये प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा ये मेंटेन कैसे करता है ये सेम प्रेशर को, तो जब हम ये इनिशियल हमारा कंटेनर है, जब इसको हम लोग हीट करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसका देखिए वॉल्यूम इतना था, ये अपना वॉल्यूम को बढ़ा लिया और प्रेशर को रिलीज कर दिया, यानी प्रेशर घटा लिया। तो इस प्रकार वॉल्यूम इंक्रीज करके ये कंटेनर जो है सो अपना प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, है ना, प्रेशर कांस्टेंट हो यानी सेम हो, वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरिड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अब आगे है लास्ट आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है, तो वैसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है, यानी हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता। तो देखो यहाँ आइडियाबेटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस वेयर देयर इज नो हीट एक्सचेंज, हीट का कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम है ना, इसके जो वॉल है वो हम लोग इंसुलेट कर देते हैं, इंसुलेटिंग वॉल का यूज करते हैं, जिसके कारण इस सिस्टम से हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता, यानी इसका ओवरऑल हीट जो है सो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हीट कांस्टेंट है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस। ना ही इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता, यानी ना ही हीट बाहर से अंदर जा सकता है और ना ही अंदर से बाहर आ सकता है हीट, क्योंकि इसके वॉल को ही इंसुलेट कर दिया गया। इंसुलेशन के कारण हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी का जो है सो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा, कैरिड आउट एट यानी नो हीट एक्सचेंज, इसमें हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ए का हो गया कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, यानी ऑप्शन 2, तो 1 का 2 इसमें है ना। उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3। तो यहीं से पता चल गया ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सो करेक्ट आंसर है। केमिस्ट्री 2024 में पूछा गया, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वन नोज द वैल्यू ऑफ, कौन से वेरिएबल्स का वैल्यू पता होना चाहिए ताकि एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन, अर्थात ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का पोजीशन क्या है कॉलिजन के दौरान, उसके बेसिस पर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं। दूसरा है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यानी 2 अलग अलग टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू पता हो तब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। या फिर रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अर्थात रेट कांस्टेंट अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है उस पर पता हो तब कैलकुलेट किया जा सकता है एक्टिवेशन एनर्जी। या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, 2 मॉलिक्यूल्स के टकराने की कॉलिजन के क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, या इस पर डिपेंड करेगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था आर्हेनियस, वो रेट कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जो इसके बीच का जो रिलेशन है उसके लिए फार्मूला है के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए, जहाँ ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ई ए बटे आर टी, आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। ये जहाँ रेट कांस्टेंट, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब जब कोई रिएक्शन होता है तो वो रिएक्टिंग मिक्सचर पर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम कितना इफेक्टिव कॉलिजन कर सकते हैं, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। वहीं ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, इसी की बात किया जा रहा है कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कब, किस कंडीशन में। और आर जहाँ है सो गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल। तो अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर ये आर्हेनियस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन करें तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन को इस फार्मूले से लिखा जा सकता है, ln K1/K2, जहाँ K2 जो है सो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। K2/K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए, जहाँ जो है सो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर 2 अलग अलग टेम्परेचर है। तो यानी ये टेम्परेचर हमें पता हो, ये 2 टेम्परेचर पता हो और ये रेट कांस्टेंट 2 अलग अलग टेम्परेचर पर ये रेट कांस्टेंट पता हो, T1 पर जो रेट कांस्टेंट K1 और T2 पर जो रेट कांस्टेंट K2 पता हो, तब हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये R जो है ये भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो पता होगा, इसका वैल्यू भी टेम्परेचर का वैल्यू पता होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी
ये सारे वेरिएबल्स को पुट करके हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अगर पता हो 2 अलग अलग तापमान पर अगर हमें रेट कांस्टेंट अर्थात K1 और K2 का वैल्यू पता हो, उस कंडीशन में हम और टेम्परेचर भी पता है, 2 अलग अलग टेम्परेचर पर K1 और K2 का वैल्यू दिया, तो इस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 जो है सो इनकरेक्ट हुआ। क्यों? ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन के समय जो ओरिएंटेशन है किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, ये बताता है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा कि नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। इसका एक्टिवेशन एनर्जी से, ओरिएंटेशन का एक्टिवेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता। आगे है ऑप्शन नंबर 3, ये भी गलत है। ऐसा क्यों? रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर नहीं, बल्कि जो गिवन टेम्परेचर है उस गिवन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, अर्थात 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस पर भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं डिपेंड करती, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा कि नहीं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन पर ये रिएक्शन के प्रोसीड होने की संभावना के बारे में पता चलता है ना। तो इन सारे ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।